हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आगे आपको दिखाएंगे कोरोना संकट में उन्नाव से सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें। साथ ही आपको बताएंगे केस कम होने के बावजूद क्यों डरा रहा है कोरोना का डेथ मीटर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में मिले शवों के बाद अब यूपी के उन्नाव से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। उन्नाव के 2 शमशान घाटों बक्सर और रोहतापुर में गंगा के किनारे बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी कई लोग शमशान में शवों को दफनाते थे, लेकिन अब ये तादाद बहुत बढ़ गई है। उन्नाव के डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए मौके पर टीम भेजी है। तो यूपी के उन्नाव से ये खबर है, जहां पर गंगा नदी के किनारे कई शवों को दफनाने की तस्वीरें सामने आई हैं और शवों को दफनाने की ये तादाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्नाव के डीएम ने पूरे मामले की जांच के लिए मौके पर टीम भेजी है। इससे पहले बक्सर से खबर आई थी, जहां गंगा नदी में शव मिले थे, और अब यूपी के उन्नाव से ये हैरान करने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्नाव के 2 शमशान घाटों बक्सर और रोहतापुर में गंगा के किनारे बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने की तस्वीर सामने आई है। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। रुचि, क्या कुछ कहना है प्रशासन का इन शवों के बारे में जिनको दफनाया गया है इन 2 जगहों पर? देखिए, प्रशासन ये कह रहा है कि उसने तस्वीरें देखी है, रोहतापुर घाट के डीएम बात कर रहे हैं और वहाँ पे शव दिखाई दे रहे हैं कि दफनाए गए। इस तरह की शिकायतें उनको मिली। उनका कहना है कि आज एक टीम जाएगी मौके पर और वहाँ पे मुआयना करेगी। लेकिन अभी हमने देखा कि गाजीपुर में बड़े पैमाने पे गंगा जी में लाशें बहती हुई दिखी थी। वहाँ प्रशासन हरकत में आया। अब हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार है, उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि गांव में कई जगह लोग, जैसे जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं या किसी आपदा की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो उसका अंतिम संस्कार इस तरह से दफना के या नदी में बहा के कर देते हैं। तो उनका कहना है कि जो जल समाधि की परंपरा यहाँ चली आ रही है, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जो कोरोना से मौतें हो रही हैं, उसका फ्री अंतिम संस्कार किया जाएगा, लकड़ी का भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो लोगों को अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो अब पुलिस जो है, जो नदी के किनारे घाट बने हैं, वहाँ लोगों को जागरूक कर रही है कि आप पूरा विधि से अंतिम संस्कार कीजिए, इस तरह से नदी में मत बहाइए। तो अब उन्नाव के डीएम भी यही कह रहे हैं कि मौके पे टीम जाएगी, वहाँ देखेगी कि वहाँ पे क्या हालात है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अर्चना, बिल्कुल रुचि, जरूरत है कि जांच भी की जाए कि कहीं ये मौतें कोरोना से तो नहीं हुई हैं। रुचि, आप हमारे साथ बनी रहिए। दूसरी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बक्सर में मिले शवों को लेकर बिहार के डीजीपी ने बताया कि अब तक गंगा नदी में 71 शव मिले थे। सभी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मंगलवार शाम जब गंगा नदी पर जाल लगाया गया तो रात को 2 और आज 4 शव मिले। इस तरह बक्सर में गंगा नदी से अब तक 77 शव मिल चुके हैं। बिहार सरकार ने डेड बॉडीज के डिस्पोज ऑफ करने के आदेश दिया। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अब आगे से कोई भी इस तरह शवों को सीधे गंगा में प्रवाहित ना कर सके। इसके लिए बक्सर में पुलिस और प्रशासन एक्शन में आया। अब गंगा के घाट पर और गंगा नदी में पुलिस और प्रशासन के अफसर बोट लेकर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। हमें पहले 71 डेड बॉडीज मिली थी। मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है उनसे बात की। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने अपने चीफ काउंटर पार्ट चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। हमारे एसीएस होम साहब ने अपने यूपी के एसीएस होम साहब से बात की। और मैंने जो है डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से बात की, उनको रिक्वेस्ट किया कि ये जो भी प्रक्रिया है, जो पालन हो रहा है, इसका जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत होना चाहिए और ये नदी में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो उन सब ने हमसे सहमति व्यक्त करते बोले कि हम सब कार्रवाई कराएंगे। साथ साथ जो बक्सर का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट्स गाजीपुर से, बलिया से, उनसे भी बात की। तो ये जो 71 डेड बॉडीज मिली थी, इसको तो जो है बहुत पुरानी हालत में ये थी, तो इनका हम लोगों ने जो है यूपी केस दर्ज करके डीएनए सैंपल प्रिजर्व कर दिया। और कल रात और आज सुबह से मात्र 6 और डेड बॉडी जो है मिली है। वो हमने महाजाल जो लगाया है
2 डेड बॉडी उस महाजाल में फंस गई थी और 4 डेड बॉडी उसके नीचे से निकलकर जो है वो आगे आ गई थी। तो उस पर हम अपेक्षित कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब कार्रवाई करने के बाद अब जो हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने लेवल पर भी इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से देख रहा है। और बिहार पुलिस के मुताबिक यूपी सरकार की तरफ से एक्शन का भरोसा मिला और ग्राउंड पर एक्शन दिख भी रहा है। गाजीपुर में गंगा नदी पर जो डेड बॉडीज मिली थी उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। शमशान घाटों की सफाई की जा रही है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ न तो लकड़ियों की कमी हो न ही दाह संस्कार में देर हो। गाजीपुर में 18 क्रिमेशन ग्राउंड हैं। गंगा नदी पर शव मिलने के बाद सभी क्रिमेशन ग्राउंड पर पहरा बिठा दिया गया। पुलिस के अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी 20 से ज्यादा टीमें यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो नदी में प्रवाहित नहीं की जाएगी, इस चीज को आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि ये नदी में प्रवाह हो रहा है। 100 इकट्ठा चले जा रहे हैं, कहीं किनारे लग जा रहे हैं 50, 100, 150, 100, जो कि बहुत भयावह स्थिति पैदा हो रही है। तो सभी लोग ध्यान दें, कोई भी 100 आप लोग ला रहे हैं तो 100 को बढ़िया से या तो आप लोग मुखाग्नि देकर उनको जला दीजिए अथवा नदी के किनारे उनको दफना दीजिए उचित खुदाई करके। ऐसे नदी में मत प्रवाह करिए, या तो फिर अधजला 100 भी न प्रवाहित करिए आप लोग। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें। नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। राजस्व टीम व हमारी पुलिस टीम गंगा के तटों पर बराबर निगरानी कर रही है। सूचित करें। यदि कोई गरीब असहाय है जिसके पास दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं है तो वह स्वयंसेवी संस्थाओं को या हम लोगों को सूचित करें, उसको समुचित व्यवस्था की जाएगी। किसी भी दशा में जल प्रवाह नहीं किया जाएगा। अब सभी को सूचित किया जाता है कि प्रशासन द्वारा सभी सबको दाह संस्कार की व्यवस्था घाट पर की गई है। कोई भी व्यक्ति शव को जल प्रवाह न करे। सभी घाटों पर मौजूद शव जलाने वालों को भी सचेत किया जाता है कि शव को पूरा जलाने के बाद ही हटें। एक तरफ गंगा किनारे शव मिलने से प्रशासन टेंशन में है, वहीं कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया। आज सीएम योगी अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन अस्पताल का दौरा करेंगे। अलीगढ़ के साथ साथ सीएम योगी आज आगरा और मथुरा का भी दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी सबसे पहले सुबह 11 बजे अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। आज अलीगढ़ दौरे में भी सीएम योगी हालात की समीक्षा के लिए एक मीटिंग करेंगे, जिसमें एएमयू के वाइस चांसलर और जेएन अस्पताल के सीएमएस भी मौजूद रहेंगे। एएमयू में पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमण से फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के करीब 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन मौतों के बाद सीएम योगी ने एएमयू के वाइस चांसलर से बात की थी। एएमयू के वीसी से बातचीत में सीएम योगी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इन्हें कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी उपाय किए जाने जरूरी हैं। अलीगढ़ के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा और मथुरा के दौरे पर भी हैं। योगी दोपहर 2 बजे मथुरा पहुंचेंगे, जहां वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करने के साथ साथ जिले में कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही योगी वृंदावन विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। मथुरा के बाद शाम 4 बजे योगी आगरा पहुंचेंगे। आगरा में भी योगी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे और कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। पिछले शनिवार से सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और अब तक यूपी के 3 मंडलों का वो दौरा कर चुके हैं। रुचि कुमार हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, अलीगढ़ से वाकई डराने वाली खबरें आ रही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो योगी आदित्यनाथ वहां का दौरा करने वाले हैं, लेकिन क्या अब जब से योगी आदित्यनाथ ने कमांड पूरे तौर पर अपने हाथ में ली है, कुछ आपको बदलाव वहां पर सकारात्मक तौर पर नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्योंकि कोरोना हो गया था, वो होम आइसोलेशन में थे। अब वो फील्ड में आए हैं और जिले जिले जा रहे हैं, वहां देख रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है।
तो अगर जमीन पे आप जाएंगे तो इधर थोड़े हालात हमें सुधरे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि केसेस में लगातार कमी आ रही है। हमने देखा कि करीब 3 अप्रैल के बाद कल लखनऊ में 1000 के नीचे केस आए हैं, उसके बाद 6500 तक यहाँ संख्या पहुंच गई थी। 65,000 लोग होम एक्टिव थे, कोरोना एक्टिव केसेस थे, जो अब लगातार गिर रहा है। इसी तरह से यूपी में भी कुछ कमी आई है और ऑक्सीजन की जो इतनी ज्यादा कमी हो गई थी, अब ऑक्सीजन भी आ रही है। तो ये बड़ी राहत की बात है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले जिले जा रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ का दौरा उनका खास है, क्योंकि एएमयू में जिस तरह से फैकल्टी मेंबर्स को खोया है, करीब 16 फैकल्टी मेंबर्स और उसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ, बड़ी पैमाने पे उनकी भी मौतें हुई हैं, तो वहाँ काफी हालात गंभीर हैं। और मुख्यमंत्री ने, जैसा आपने बताया, वीसी से बात भी की है, तो आज वो जमीन पे जाके देखेंगे कि आखिर वहाँ क्या कमी है। और जैसा उन्होंने कहा था कि वहाँ टीका लगाया जाए, ज्यादा ध्यान रखा जाए, तो ये सारी चीजों पे आज वो वहाँ जाकर बात करेंगे। अर्चना, बिल्कुल रुचि, जो जगह इस वक्त ज्यादा प्रभावित हो रही है वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर उपाय वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन को लेकर शिकायत और सियासत दोनों शुरू हो गई। आज से दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण बंद हो गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि भारत बायोटेक ने उन्हें कोवैक्सीन देने से इनकार कर दिया, इसीलिए दिल्ली में कोवैक्सीन का टीका नहीं लग सकेगा। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18+ वालों के वैक्सीनेशन को बंद कर दिया। बीएमसी ने 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी विदेश से वैक्सीन मंगाने का फैसला किया। आज जयपुर में मुफ्त में लगने वाला वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन इस सबके बीच अब सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा कि अगर वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते, उन्हें बाहर नहीं भेजते, तो ये भारत के लोगों को लगाई जाती। और हमारे साथ दिल्ली से अभय पराशर जुड़े हैं, मुंबई से दिनेश मौर्य जुड़े हैं। अभय, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस संक्रमण के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है उसका शिकार क्या दिल्ली के लोग हो रहे हैं? आज 18+ वालों का टीकाकरण नहीं होगा, लेकिन कब शुरू होगा, क्या कुछ बताया गया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर राजनीति पूरी तरीके से शुरू हो गई है और कोई पहली बार नहीं है। हमेशा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो विवाद रहा है वो पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रहा है। दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो फिलहाल स्टॉक में नहीं है, उसका स्टॉक खत्म हो गया है। इसीलिए जितने ऐसे केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली के अंदर जहां पर कोवैक्सीन दी जा रही है, वो आज बंद रहेंगे। और अर्चना, ऐसे कई सारे सेंटर हैं जहां पर कोवैक्सीन लगाई जाती है दिल्ली के अंदर, चाहे हम साउथ दिल्ली की बात करें या वेस्ट दिल्ली की बात करें, साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें, यहां पर तमाम ऐसे सेंटर हैं जहां पर कोवैक्सीन जो है उसी के लिए यहां पर सेंटर बनाए गए थे। लेकिन अब अगर कोवैक्सीन नहीं लगेगी तो वो जो लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के लिए अपने आप को आज के लिए रजिस्टर्ड कर रखा था, उनका जो शेड्यूल टाइम था, जो अपॉइंटमेंट था, वो पूरी तरीके से इसके अंदर खत्म हो जाएगा। उन्हें दोबारा शेड्यूल करना पड़ेगा। और क्योंकि कल भारत बायोटेक की तरफ से यह कहा गया था कि राज्य सरकार जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि वैक्सीन की कमी है, उन्हें कम वैक्सीन पहुंचाई गई है, उससे कहीं ना कहीं उनमें निराशा हो रही है, क्योंकि वो 24/7 काम कर रहे हैं। अब देखना यही है, क्योंकि आज अभी 9 बजे से जब सेंटर खुलने शुरू होते हैं तो हम भी वहां पर जाके दौरा करेंगे कि जहां कोवैक्सीन के जो सेंटर हैं वहां के क्या हालात हैं, क्योंकि लोग तो वहां पर पहुंचेंगे जिन्हें जानकारी इस बात की नहीं है कि सरकार ने मना कर दिया है कि आज कोवैक्सीन नहीं लगेगी। अब आगे कोवैक्सीन की खेप कब पहुंचेगी दिल्ली सरकार के पास, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। तो जिन लोगों का आज का अपॉइंटमेंट था कोवैक्सीन लगवाने का दिल्ली में, वो अपना एक बार चेक कर लें कि जो सेंटर है वहां पर वैक्सीन लग रही है या नहीं, तभी जाएं, वरना वो घर पर ही रहें, क्योंकि घर पर रहना सबसे सुरक्षित है इस वक्त। दिनेश मौर्य मुंबई से हमारे साथ हैं। दिनेश, महाराष्ट्र में क्या हालात है? वहां पर भी आज 18+ को वैक्सीनेशन नहीं होगा, लेकिन साथ ही बीएमसी ने 1 करोड़ डोज के लिए टेंडर भी दिया है। जी बिल्कुल, देखिए, अब बीएमसी को लगता है कि केंद्र सरकार पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय वो खुद जो है वैक्सीन खरीदे, दुनिया में से जहां से भी बेस्ट वैक्सीन मिल सकते हैं जो उनके हिसाब से सही होंगे, उनका टेंडर उन्होंने आज जारी किया और जल्द से जल्द इस वैक्सीन को वो अपने पास लाना चाहते हैं। मुंबई की अगर मौजूदा स्थिति की मैं बात करूँ तो मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में अभी 18+ वालों को कब अगली बार डोज मिलेगा ये साफ नहीं है। उन्होंने अगले आदेश तक पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सेकेंड डोज जिनको देना है उन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इस समय जो है सरकार द्वारा दी जा रही है। सरकार का कहना है कि
5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें कोवैक्सीन का सेकेंड डोज देना है। इसके अलावा 16 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविशील्ड का सेकेंड डोज देना है। और फिलहाल जो स्टॉक है वो काफ़ी सीमित संख्या में, और इसीलिए 18+ को फिलहाल रोक कर जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है 45+, उन्हें प्रायोरिटी वो दे रहे हैं, क्योंकि जिनका पहला डोज लेने के बाद सेकेंड डोज का वक्त करीब आ गया, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं और उन्हें ज़्यादा तकलीफें ना हो, इसीलिए अभी इस तरह की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, अभय और दिनेश। और इस बीच देश की 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ओपन लेटर लिखा। कोरोना महामारी के विकराल संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच इस पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने 9 बड़े सुझाव दिए। देश भर में तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए। केंद्र सरकार तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से वैक्सीन हासिल करे। घरेलू स्तर पर वैक्सीन उत्पादन के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की जाए। 35,000 करोड़ के बजटीय आवंटन को वैक्सीन के लिए खर्च किया जाए। सरकार हर बेरोजगार को 6,000 रुपए मासिक भत्ता दे। सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए और उसकी रकम को ऑक्सीजन और वैक्सीन खरीदने में इस्तेमाल किया जाए। जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दिया जाए। पीएम मोदी को भेजे गए साझा पत्र पर जिन लोगों ने साइन किया उनमें कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी का नाम शामिल है। तो विपक्ष अपनी सियासत कर रहा है तो प्रधानमंत्री कोरोना संकट से निपटने के लिए एक्शन मोड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना मरीजों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम मोदी ने इस बैठक में ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई की समीक्षा की। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि पहली लहर की पीक के मुकाबले अभी दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई 3 गुना से ज्यादा है। सरकार कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ म्यूकोमाइकोसिस में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की सप्लाई की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। बैठक में पीएम मोदी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीद की स्थिति के साथ साथ देश भर में लगाए जा रहे पीएसए प्लांट्स की स्थिति के बारे में भी बताया गया। इस बीच पीएम केयर्स फंड ने डीआरडीओ की तरफ से तैयार किए गए 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम को मंजूरी दे दी। जल्द ही इसकी सप्लाई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। SpO2 सिस्टम पर आधारित इन स्वदेशी सिस्टम्स की कुल कीमत करीब 322.5 करोड़ है। ऑक्सीकेयर सिस्टम को डीआरडीओ ने हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए तैयार किया है। ऑक्सीकेयर मरीजों की SpO2 लेवल भांपकर उसे उसी मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ऑक्सीकेयर 2 वर्जन में उपलब्ध है। पीएम केयर्स फंड में कुल 1 लाख ऑटोमेटिक ऑक्सीकेयर और 50,000 बेसिक ऑक्सीकेयर का ऑर्डर दिया गया है। कोरोना से जंग में केंद्र सरकार एक कदम उठाती है तो डेडली कोरोना वायरस 4 कदम आगे खिसक जाता है। किसी दिन नए केसेस की संख्या कम होती है, राहत मिलती है तो अगले ही दिन ये संख्या फिर तेजी से ऊपर की ओर भाग जाती है और कोरोना से होने वाली मौतें तो करीब करीब रोजाना अब रिकॉर्ड बना रही हैं। पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव की सबसे ताजा अपडेट आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे में नए केसेस आने का ऑल इंडिया मीटर बताता है कि कल के मुकाबले आज 14,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। जब आप सो रहे थे उस वक्त कोरोना मीटर तेजी से भागता हुआ 3,62,240 के पार पहुंच गया। इन 24 घंटों में ही कोरोना से 4,126 मौतें हुई। कल के मुकाबले यह आंकड़ा सिर्फ 72 कम है। यही हाल रिकवरी रेट का रहा। 24 घंटे में देश में कोरोना को करीब 3.5 लाख लोगों ने मात दी, यानी रिकवर हुए। ये डेटा राहत देता है, लेकिन इसके साथ चिंता भी बढ़ी क्योंकि देश में कोरोना के एक्टिव केस 37 लाख के आंकड़े को भी पार कर गए हैं। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार पर धीमा ब्रेक लगा है। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। इस बीच झारखंड सरकार ने भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 27 मई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। झारखंड में दूसरे राज्य से आने वाले के 7 दिन तक क्वारंटीन रहना जरूरी किया गया। वहीं असम सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया, लेकिन कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। असम में अब सभी तरह की दुकानों को 1 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी किया गया। इस बीच साप्ताहिक बाजार अगले 15 दिन तक पूरी तरह बंद रहेंगे। दवा की दुकानें, हॉस्पिटल और जरूरी सेवाओं को पाबंदी से बाहर रखा गया। ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से जरूरी सामानों की डिलीवरी कोविड नियमों के तहत की जाएगी।
और दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी होने वाली है। इस खबर पर पूरी डिटेल आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी के मामले में आरोपी रेस्टोरेंट कारोबारी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली के कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी। बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को कोई राहत नहीं दी। हालांकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामदगी के मामले में गिरफ्तार 5 में से 4 आरोपियों को साकेत कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। आज एडिशनल सेशन जज संदीप गर्ग नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन के ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके पहले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को कहा था कि उन्हें वो सबूत चाहिए जिसमें से ये साफ हो सके कि ये ऑक्सीजन मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली के बाहर से मंगाकर दिल्ली के लोगों को दी है। कोर्ट ने इमरान हुसैन से वो रसीदें भी मांगी जिसमें उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लेने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी एक हलफनामा दाखिल करने को कहा जिसमें सरकार ये साफ करेगी कि उसने अपने मंत्री इमरान हुसैन को ऑक्सीजन दी या नहीं। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।